द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल आखिरी दिनों की बात है, जब इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमले हुए, उनकी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हम देखेंगे कि आखिर अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, कब उठाया, हाँ। और इसका असर कितना भयानक था। ये सिर्फ एक जैसे इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि विज्ञान के उस खतरनाक रूप को समझने की कोशिश है। और ये भी कि शांति कितनी जरूरी है। सही कहा। तो चलिए इन स्रोतों को जरा खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो यही सवाल मन में आता है कि अमेरिका ने परमाणु बम गिराए ही क्यों। मतलब स्रोत बताते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध तो लगभग खत्म ही था। हाँ। जर्मनी हार चुका था, पर जापान वो अभी भी लड़ रहा था। हाँ, बात तो यही है। अमेरिका असल में जापान से बिना शर्त, बिल्कुल बिना शर्त सरेंडर चाहता था। अच्छा। और जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि इसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी एकदम नई और कहना चाहिए सबसे खौफनाक टेक्नोलॉजी परमाणु बम उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये सिर्फ जापान को हराने की बात नहीं थी। अगर आप इन रिपोर्टों को देखें तो ये एक तरह से युद्ध के बाद की दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का भी मामला था। शायद सोवियत संघ को भी एक संदेश देना था। हाँ, ये भी एक एंगल है जो स्रोत बताते हैं। अच्छा, तो ये फैसला हो गया, फिर आगे क्या हुआ? तारीखें क्या थीं? जी, तारीखें थीं 6 अगस्त 1945 सुबह का वक्त था। हिरोशिमा शहर पर B-29 बॉम्बर से लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया। ये यूरेनियम बम था। लिटिल बॉय। हाँ, और फिर ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा, फैटमैन। ये प्लूटोनियम बम था। फैटमैन। जी, दोनों की डिजाइन अलग थी जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, पर मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा तबाही। और तबाही हुई नहीं ऐसी। मतलब स्रोत जो बताते हैं वो मंजर तो सोचकर ही डर लगता है। कहते हैं पलक झपकते ही शहर राख बन गए। बिल्कुल। बम गिरने की जगह से करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक सब कुछ भाप बन गया, ऐसा सुनने में आता है। हाँ बिल्कुल, इमारतें, पुल, सड़कें, पेड़ पौधे तक सब खाक हो गए। तापमान इतना ज्यादा था, हजारों डिग्री सेल्सियस। बाप रे। जो लोग सीधे उसकी चपेट में आए वो तो वहीं जलकर राख हो गए। हिरोशिमा में आप सोचिए करीब 13 वर्ग किलोमीटर का एरिया। 13 वर्ग किलोमीटर। हाँ, पूरा तबाह हो गया। नागासाकी का क्या था कि वो पहाड़ियों के बीच बसा है, तो शायद तबाही थोड़ी कम फैली, लेकिन फिर भी करीब 7 वर्ग किलोमीटर का इलाका तो नष्ट हो ही गया। 7 वर्ग किलोमीटर भी कोई कम नहीं होता। ये तो हुई इमारतों की बात। इंसानों का क्या हुआ? जाने कितनी गई? स्रोत क्या कहते हैं? आंकड़े वाकई भयावह हैं। अनुमान है कि हिरोशिमा में बम गिरने और उसके फौरन बाद के महीनों में, मतलब 1945 के अंत तक ही, करीब 1,40,000 लोग मारे गए। 1,40,000 सिर्फ हिरोशिमा में? हाँ, और नागासाकी में ये संख्या करीब 74,000 थी। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं। इसमें वो लोग नहीं हैं जो बाद में सालों बाद मरे। ये आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना। जो बच गए उनकी भी तो अपनी एक त्रासदी थी। हाँ, और ये बात इन स्रोतों से बहुत साफ होती है। शायद बम गिरने के बाद जीना मरने से भी ज्यादा मुश्किल था कई लोगों के लिए। जो धमाके और आग से बच भी गए, उन पर रेडिएशन का असर हुआ, परमाणु विकिरण। रेडिएशन, हाँ। और ये एक अदृश्य दुश्मन था, दिखता नहीं था पर जान ले रहा था। किस तरह का असर हुआ इसका? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि लोगों को अजीब और भयानक बीमारियां होने लगी। कैंसर, ल्यूकीमिया, खून की बीमारियां, त्वचा के रोग, बाल झड़ने लगे, अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगी। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका असर अगली पीढ़ी तक गया। कई बच्चे जन्म से ही डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। स्रोत सिर्फ शारीरिक असर नहीं बताते, मानसिक और सामाजिक असर भी बहुत गहरा था। पीढ़ियों ने इसका बोझ उठाया है। जो लोग बच गए, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, उन्हें समाज में भी भेदभाव झेलना पड़ा। तो मतलब इन हमलों ने सिर्फ 2 शहर तबाह नहीं किए, बल्कि लाखों जिंदगियों पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया जो कभी मिट नहीं सकता। निश्चित रूप से। इन स्रोतों को पढ़कर यही समझ आता है कि विज्ञान जब विनाश का हथियार बन जाता है तो इंसानियत पर कितना भारी पड़ सकता है। ये सिर्फ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं था, इसने युद्ध की क्रूरता को एक बिल्कुल नए भयानक लेवल पर पहुंचा दिया। सही कहा। और पूरी दुनिया को एक तरह से परमाणु युग में धकेल दिया।
हिरोशिमा और नागासाकी की ये कहानियां आज भी हमें याद दिलाती हैं उस तबाही की, और इस बात पर जोर देती हैं कि शांति, अमन कितना जरूरी है। शायद यही इन स्रोतों का सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन घटनाओं ने युद्ध लड़ने के तरीकों पर, हथियारों के इस्तेमाल पर, नैतिकता पर जो गंभीर सवाल उस वक्त उठाए थे, क्या आज की इस बदलती दुनिया में, नई नई टेक्नोलॉजी के इस दौर में वो सवाल और भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।